देखिए भाई, हमें ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, जिनमें 4 नामालूम अफ़राद मेरा मतलब 4 नामालूम वेरिएबल्स हैं। मेरी असल में हरकतें ठीक नहीं है ना, तो पुलिस वालों से वास्ता पड़ता रहता है। रियाज़ी काम ही ऐसा है भाई, क्या करें? बहरहाल, मसला ये है कि हम तो ये जानते हैं कि जितने वेरिएबल्स उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। हर वेरिएबल एक डायमेंशन की नुमाइंदगी करता है। यानी वेरिएबल का साइज़ या हजम या नंबर उस वेरिएबल की डायमेंशन में सिफर से फासला बताता है। मसलन अगर वेरिएबल x है और मैं कहूं कि x 5 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि x की डायरेक्शन में सिफर से 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट का फासला तय करना है। अब अगर इक्वेशंस के इस सिस्टम को देखें तो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 और x4, जबकि 3 इक्वेशंस हैं। एंड मुमकिन है कि यहां 3 डायमेंशंस में एक प्लेन की निशानदेही की गई हो। इसकी वजाहत सवाल हल करने पर ही हो सकती है। अब तक हम ऐसे सिस्टम्स को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिंग वगैरह के जरिए हल किया करते थे, मगर चूंकि हम फिलहाल मेट्रिसेस की दुनिया में हैं, लिहाजा इस सिस्टम को मेट्रिसेस की शक्ल में लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ इन तमाम मालूमात को समेटने या ऑर्गेनाइज करने का ही तरीका है। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, -1, 2, 4, 0 और 6, जो कि ये सारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं। लेकिन इससे हमारा मसला हल नहीं हो पाता। बात यह है कि हमें इन इक्वेशंस पर कुछ अमाल करने होंगे, जादू वाले नहीं, रियाजी वाले। और जो अमल इक्वल्स के बाईं जानिब होगा, वही अमल दाईं जानिब भी करना होगा। तो क्यों ना हम ये दरवाजा हटाकर तैनात लगा दें और इन बकिया अनासिर को भी इसी मैट्रिक्स में जम कर लें, 7, 12 और 4, और इस पूरे को एक मैट्रिक्स बना दिया। ये शक्ल इस सिस्टम की ऑगमेंटेड, शोशे बराबर हैं, बिल्कुल है, ऑगमेंटेड अंग्रेजी में अगर लिखें तो ये होता है ऑगमेंटेड शक्ल है, जिसमें मैट्रिक्स के तमाम अनासिर इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे हम वो तमाम अमाल कर सकते हैं जो इक्वेशंस पे अलग से भी किए जा सकते थे। यानी किसी नंबर से ज़रब देना, जिसे मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या आपस में इक्वेशंस को जमा करना या उनकी तफरीक करना, या आपस में इक्वेशंस को एक दूसरे से तब्दील कर देना, वगैरह वगैरह। बस ये याद रहे कि रियाजी के बुनियादी कवानीन और ज़वाबित के तहत जो भी अमल होगा वो पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रो पे लागू होगा, ताकि ये इक्वेशन बराबर रहे। अब मैं ये चाहूंगा कि मैट्रिक्स का पहला उनसर, यानी पहली रो और पहली कॉलम में मौजूद उनसर को 1 कर दिया जाए, जो कि ये पहले से है, और इस कॉलम के बकिया तमाम अनासिर को 0 कर दिया जाए। इसी तरह दूसरी रो के दूसरे कॉलम में मौजूद उनसर को 1 कर दिया जाए और इसके कॉलम के बकिया अनासिर को 0 कर दिया जाए। तो दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 1 बन जाएगी। यूं हमारी कोशिश होगी कि हर रो की लीडिंग एंट्री को 1 बना सकें और उस कॉलम में मौजूद बकिया तमाम अनासिर को 0 कर दिया जाए। यानी ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होना चाहिए 1। ये शक्ल मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड रो एशेलॉन शक्ल, अगर अंग्रेजी में लिखूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म। जैसे वो नहीं था अच्छा बच्चा, उसी तरह एशेलॉन फॉर्म नहीं, इस चीज को इग्नोर करें। बहरहाल ये रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म कहलाती है। मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म में लाने के लिए 4 शराइत पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, किसी भी रो की लीडिंग एंट्री 1 के बराबर हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। नंबर 2, हर रो की लीडिंग एंट्री, जो कि 1 ही हो सकती है, पिछली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं जानिब हो। इसको मैं लिख ऐसे रहा हूं, जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर 3, लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में तमाम अनासिर 0 हों सिवाय
1 के। और नंबर 4, जहां कहीं भी 0 रो आए वहां मैट्रिक्स रुक जाना चाहिए। मैं जानता हूं ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं और सब चीजें मैंने अंग्रेजी में लिखी हैं, मगर ये सबसे आसान तरीका है लिखने का। काम भी थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के इख्तिताम पे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस प्रॉमिस, पक्का वाला। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को दूसरे सफ़े पे ले जाता हूं और इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं ए, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ए का नाम दिया जाता है। और अब इस मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरी रो के पहले कॉलम यानी इस एक को सिफर करता हूं। इसे मैं यहां से हटाता हूं। तो सबसे पहले मैं पहली रो में से दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट करता हूं और इसे दूसरी रो की जगह लिखता हूं। और काम थोड़ा सा मुश्किल है, परेशान कुन है, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, इसलिए मैं हर स्टेप इस तरह साथ साथ लिखता भी जाता हूं ताकि याद भी रहे और गलती हो तो पकड़ी भी जा सके। तो ऐसा करने पे मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? पहली रो जूं की तू रहेगी, 1 2 1 1, ये किनात लगा के 7 होगा। और जब पहली रो में से दूसरी रो निकालूंगा तो 1 में से 1 निकाला, ये हो गया 0, 2 में से 2 निकाला तो ये 0 हो गया, 1 में से 2 निकाला तो ये हुआ -1, और 1 में से -1 निकाला तो ये हो जाएगा 2, और 7 में से 12 अगर निकाला जाए तो ये बनेगा -5। अब वैसे तो अगला स्टेप करने के लिए मुझे नया मैट्रिक्स बना लेना चाहिए, मगर मैं अगर एक में ही कर दूं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशानी इतनी होगी नहीं। अब चूंकि मुझे इस उनसर को 0 करना है, तो अब मैं तीसरी रो में से अगर R1 को दुगना करके, तीसरी रो में से R1 को दुगना करके सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसको R3 की जगह पे लिख दूं, इन सबको 2 से ज़रब देना है, 2 ज़रब 1 यानी 2 निकालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर 4 में से 2 ज़रब 2 यानी 4 निकालूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 0 में से 2 ज़रब 1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा -2, और फिर 6 में से 2 ज़रब 1 निकालूंगा तो ये बन जाएगा 4, और फिर 4 में से 2 ज़रब 7 निकालूं यानी 4 में से 14 निकालूं तो ये बनेगा -10। तो ये हमारा पहला कदम हो गया, को हम ज़रा छोटा करके यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एक ही पेज पे ये सारा काम हो सके। अगला कदम ये है कि दूसरी रो की लीडिंग एंट्री यानी दूसरे उनसर को 1 किया जाए, मगर यहाँ अजीब इत्तेफाक हुआ है कि दूसरा उनसर 0 है, और ऐसी सूरत में हम 0 को कुछ नहीं कहते बल्कि अगले उनसर को 1 करते हैं। अगर आप मेरी तरह इस गलत फहमी का शिकार रहे हो कि रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म की हतमी शक्ल हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, तो कुछ ही देर में आप पे ये वाजे हो जाएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए काम जारी रखते हैं। इस -1 को 1 बनाने के लिए सीधा सीधा दूसरी रो को -1 से ज़रब दे देते हैं और इसको दूसरी रो की ही जगह पे लिखा जाएगा, जाहिर है। तो अब ये मैट्रिक्स क्या बना? ये रहा 1 2 1 1, ये आ गया आपका 7, और जब -1 से ज़रब दिया तो ये हो गया 0 0, -1 ज़रब -1 1, -1 ज़रब 2 -2, और -1 ज़रब -5 5, जबकि ये 0 0 -2 4 और -10 ये रहा। माफ़ कीजिएगा, -10 नीला होना चाहिए। और जहां 1 है वहां कॉलम के दूसरे अनासिर को 0 करना होगा, तो सबसे पहले -2 को 0 करने की कोशिश करते हैं। अब हम इस -2 को 0 करने के लिए अगर इस तीसरी रो में दूसरी रो को दुगना करके डाल दें, यानी इन सब को अगर 2 से ज़रब दे दें तो -2 ज़रब 2 0 हो जाएगा, और इसको हम तीसरी रो की जगह लिखें और इसे मैं छोटा कर देता हूं एंज। तो अब हमारा मैट्रिक्स ए बनेगा 1 2 1 1, नीली लाइन, ये इसको साथ रखेंगे, ये रहेगा 0 0 1 -2, और ये 5 था, और अब ये हो जाएगा
0 जमा 2 ज़रब 0 यानी 0 और ये भी 0 रहेगा। -2 जमा 2 ज़रब 1 ये हो गया 0। 4 जमा 2 ज़रब -2 ये भी 0 हो गया। -10 जमा 2 ज़रब 5 जो कि मुस्बत 10 हुआ तो ये भी 0 हो गया। ओ तोड़ी खैर, यानी ये तो 0 रो हो गई। अब ये एक और इत्तेफाक हुआ है कि आखिरी रो पूरी 0 हो गई, यानी ये 0 रो है, लिहाजा मैट्रिक्स यहां रुक जाएगा। पर अभी भी एक शर्त बाकी है कि इस एक के ऊपर वाले एक को भी हमें 0 करना है, जिसके लिए अगर हम रो 1 में से रो 2 को निकाल के रो 1 की जगह लिखें तो अब हमारा ए पूरा गोला गंडा बन जाएगा, जिसमें यहां पर्पल में आएगा 1 में से 0 निकाला तो 1, 2 में से 0 निकाला 2, 1 में से 1 निकाला तो 0, 1 माइनस -2 यानी मुस्बत 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 7 में से 5 निकाला तो बचा 2, ये 5 ही रहेगा और ये 0 होगा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये 0 होगा। ठीक है, ये किनात लगाई, ये रहा 0 0 1 -2 और ये 0 0 0 0। ये बनी ए की रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म। नहीं, चेक कर लें ये चारों शराइत पूरी हुई भी हैं या नहीं। हमारी ज़बान पे कहाँ है तो बाहर है आपको साहब। तो सबसे पहली शर्त, हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। इस रो की लीडिंग एंट्री यानी पहली नॉन जीरो एंट्री 1, इस रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 1, और ये तो है ही 0 रो, तो इसमें कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं। नंबर 2, हर अगली रो की लीडिंग एंट्री पहली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं जानिब होनी चाहिए। यहां तो पहले से ही 0 था, मसला नहीं है, लेकिन अगर 1 यहां है तो अभी भी तो दाईं जानिब ही है। नंबर 3, हर कॉलम में 1 के अलावा सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो इस कॉलम में 1 ये रहा, बाकी सारी एंट्री 0 है। वैसे रिड्यूस रो फॉर्म यहाँ है तो मुझे यहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ नहीं। तो ये 1 है, बाकी दोनों 0, यहाँ पे 1 है ही नहीं, और यहाँ भी 1 है तो बाकी दोनों 0। और चौथी शर्त क्या है कि हमें 0 रो पे आके अपना मैट्रिक्स रोक देना चाहिए, वो भी यहाँ हो रहा है। अब ये जो 1 हमारे पास आए हैं ये कहलाती हैं पिवट एंट्रीज। उर्दू में भी लिख देता हूं, पिवट एंट्रीज, क्योंकि इनके नीचे सब 0 है। पिवट का मतलब ये कि इस पूरे मैट्रिक्स को इन पिवट्स पे या इन पॉइंट्स पे घुमाया जा सकता है। ये जब करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, अभी इस बात को बस कबूल कर लें। जा कहां रहे हो भाई, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब इस मैट्रिक्स को जरा अगले पेज पे ले चलते हैं। यहां अब इस मैट्रिक्स को अगर इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो ये बन जाएगा x1 जमा 2x2, x3 0 है तो यहां बचा 3x4 और ये बराबर है 2 के। करीब ले आते हैं। दूसरी इक्वेशन में x1 0 हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है, ज़रब देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 ज़रब x3, जरा x3 की जगह छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा x3 जमा, और जमा नहीं होगा, ये होगा -2x4, ये बराबर है 5 के। और तीसरी इक्वेशन तो 0 हो ही गई है। तो यहां हमने 4 इक्वेशंस के इस सिस्टम को 2 इक्वेशंस में रिड्यूस कर दिया है या मुख्तसर कर दिया है, या ऐसा कहिए कि 4 इक्वेशन के सिस्टम को 2 इक्वेशन के सिस्टम में तब्दील कर दिया है। भाई आपको इतनी जल्दी क्या है जाने की, सवाल पूरा हल तो हो लेने दें। अब वो वेरिएबल्स जो पिवट एंट्रीज के साथ जुड़े थे इन्हें पिवट वेरिएबल्स कहा जाता है। ये बकिया वेरिएबल्स आज़ाद पंछी हैं, यानी इन्हें फ्री वेरिएबल्स कहा जाता है। अब उस बात की समत आते हैं जो माजी करीब यानी इस वीडियो के शुरू में की गई थी। 4 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस काफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जवाब है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि जवाब एक पॉइंट या एक लाइन पे नहीं हो सकता, मगर प्लेन पे ज़रूर हो सकता है। और चूंकि यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है हम 4 डायमेंशंस में खेल रहे हैं, इसीलिए ये सब इतना मुश्किल महसूस हो रहा है, मगर ये कुदरती है, इसका आपकी ज़हानत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस गौर से सुनिएगा। तो अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने पिवट वेरिएबल्स का तो जवाब ढूंढने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। लिहाजा इन पिवट वेरिएबल्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x2 जमा 3x4, और दूसरा पिवट वेरिएबल था हमारा x3, तो ये हो जाएगा 5
जमा 2x4। अब हम सवाल पूछने वाले को कहेंगे बस यहीं तक था जो था, और उसे इंतहाई सुकून और बर्दाश्त से ये कह सकते हैं कि भाई हमें x2 और x4 की वैल्यू दे दीजिए, तो हम जवाब दे देंगे। हालांकि दिल तो चाह रहा है कि उसका मुंह नोच लें, लेकिन हम मुहज्जब लोग हैं, लिहाजा इसे वेक्टर्स की शक्ल में बनाकर दिमाग की जगह आंखों से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिस्टम के 4 वेरिएबल्स हैं, 4 डायमेंशंस हैं, x1, x2, x3 और x4। ठीक है, तो ये x1 और x2 तो हमें पता है कि ये है 2, और x2 के साथ जुड़ा हुआ है -2, जबकि x4 के साथ जुड़ा हुआ है ये 3, और ये हमारा हो गया x1 की इक्वेशन। दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि x3 है 5, x2 के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी ये 0 हो गया, और x4 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो ये 2 हो गया। और बकिया तमाम अनासिर की अगर कोई वैल्यू होती तो वो वैल्यू हम यहां डालते, लेकिन ये सारे वेरिएबल्स इन 2 इक्वेशंस में 0 हैं। तो इस तरह एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया कि भैया 4 डायमेंशंस में ये 2, 0, 5 और 0 तो हमें मिल गया है। ठीक है, और इसके अलावा एक वेक्टर है हमारे पास ये a, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास b। अब इस पूरी चीज की तस्वीर बना के दिखाने की अगर हम कोशिश करें तो ये 4 डायमेंशंस बनाना, दिखाना और समझाना बहुत मुश्किल काम है, और ये बात तो जनाब स्टीफन हॉकिंग ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखी है। हम ये कह रहे हैं कि 2050 तक तो हमें पता है, और हमें ये पता है कि ये x2 और x4 का जो सोल्यूशन है इस वेक्टर a, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 0, 0, 0, और ये वेक्टर b जो कि है 3, 0, 2 और 0, इनके प्लेन में कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। तो जिसने सवाल दिया है अगर वो हमें x2 और x4 बता दे तो हमें ये प्लेन नहीं, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो इन तीनों का मिलाप होगा। x1, x2, x3 और x4 सारे उस पॉइंट में मौजूद होंगे। बस भाई, बहुत हो गया।